नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी टीईटी के लिए हिंदी के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज को करेंगे डिस्कस। आपकी परीक्षा से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था और इसमें वे प्रश्न शामिल हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो समय को ज़्यादा न लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल टू दी पॉइंट ही चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शन है कंठ, दंत, मूर्धन्य या फिर अनुनासिक। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, इनको कहेंगे दंत्य। और त वर्ग की जो भी ध्वनियाँ आती हैं वो दंत वर्ग में आती हैं। त, थ, द, ध। ठीक है, त, थ, द, ध। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे व्यंजन जिसको बोलते समय आपको थोड़ी सी ऊष्मा जैसी उत्पन्न होती है, जैसे कि श, ख, श, अ, ब, स, च, छ, ज, य, र, ल। तो यहाँ पर आपको अनुभव हो गया होगा कि श, ख, श ही होगा। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स, ख, श ये ऊष्म व्यंजन के रूप में हिंदी भाषा व्याकरण में स्वीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, रित का विलोम क्या है? बताओ। रित शब्द जो है इसका विलोम क्या है? अनृत, वक्र, विकीर्ण या फिर अनैक्य। सही ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, सही ऑप्शन है इसका अनृत, यानी कि विकल्प ए इसका यहाँ पर करेक्ट है। तो रित का मतलब क्या होता है? रित का अर्थ ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित। अनृत का मतलब क्या होता है? असत्य, गलत या अव्यवस्थित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में जो उपसर्ग है वो बताना है। क्या है बताओ? शम, शक, शन या फिर संक। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सम, यानी कि विकल्प ए इसका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? वाच्य समझते हैं आप? तो इसका उत्तर बताइए कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर अन्य। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भाववाच्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूपांतर जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। मतलब यहाँ पर जो भाव है वो व्यक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर देखो जो बताया गया है कि आगे ये यहाँ पर रचनाएं हैं, आगे उनके लेखक का नाम होगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। यह विकल्प सही है। रसज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये कथन भी करेक्ट है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र को बताया जा रहा है और अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा गलत जो युग्म है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नहीं लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो सी हमारा सही जवाब हुआ। बाकी की जो ऑप्शन है वो सब यहाँ पर करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या फिर आशुभाषण। अब देखो बात क्या हो रही है, मौखिक अभिव्यक्ति। तो शुद्ध वर्तनी, जब आप मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं तो वहाँ पर वर्तनी की, तो स्पेलिंग की तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। सुलेख भी मौखिक में नहीं आता है, इसे लिखना पड़ता है। श्रुतलेख भी हाथ से ही लिखा जाता है, तो ये भी गलत। आशुभाषण, ये आपका सही जवाब है, विकल्प डी। देखिए फ्रेंड्स, आशुभाषण भाषण का वह रूप होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण से ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। जैसे कि आप स्टेज पर आकर खड़े हो गए और आपसे कहा गया कि अब आप जो है एक मेरा भारत महान आपको टॉपिक दिया गया, अब उस पर आपको बोलना होगा, तो ये होता है। फिर आपके पास जो भी तात्कालिक जो आपके विचार होंगे वो आपके आशुभाषण के अंतर्गत आते हैं।
और से सभी जो लेखन है शुद्ध वर्तनी सुलेख और श्रुतलेख, ये लेखन की विधा है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इसको। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं बताओ, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22? और इसका उत्तर आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि कुल 18 बोलियां हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और इनकी कुल बोलियां जो हैं उनको मिलाकर 17 बोलियां होती हैं। मतलब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, इनकी जो उप बोलियां हैं इनको मिलाएंगे तो 17 बोलियां हो जाती हैं। एक होती है दक्षिणी हिंदी, तो कुल मिला के 18 बोलियां बोली जाती हैं हिंदी में। तो ये जरूर याद रखें। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या होता है? बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ठीक है। इसके बाद आती है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आता है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और बांगरू, तो ये 5 हो गए। इसके बाद आता है आपका बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के बारे में बात करें तो मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है इसमें, 3 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद बिहारी हिंदी के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर राजस्थानी हिंदी। उसमें मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी आते हैं, मतलब 4 और जोड़ लीजिए यहाँ पर। इसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली हैं, 2 हो गया। तो इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो कुल 18 बोलियां इसमें हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? तो भारतेंदु युग से निकलने वाली जो पत्रिका का युग्म है वो आपको बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। दोनों ही पत्रिकाएं मासिक पत्रिकाएं थीं, और कवि वचन सुधा का प्रकाशन सन 1868 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन सन 1870 ईस्वी में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया था। दोनों पत्रिकाएं मासिक थीं। तो एग्ज़ाम ये भी आ सकता है कि हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन था कहाँ से होता था? तो प्रयागराज से होता था, और इसका संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। ये जरूर याद रखना आप। अगला क्वेश्चन होगा, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसके जो संपादक थे उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि अखिलेश जी। तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? लखनऊ से होता था। आगे बढ़ते हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये कुछ पंक्तियां हैं, तो आपको ये बताना है कि ये किसकी पंक्ति है। विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपति नाल या जगनिक, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि जगनिक। तो जगनिक ने परमाल रासो में ये जो लाइनें हैं लिखी हैं, ठीक है। तो परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की है, ये भी याद रखना। एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार बनता है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर हो जाएगा सूरसागर जो है ये ब्रजभाषा की रचना है। सूरसागर को किसने लिखा है? तो सूरदास की रचना है ये। और तुलसीकृत जो रामचरितमानस है फ्रेंड्स, उसकी भाषा अवधी है। अब ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल रट लेना आप। आगे बढ़ते हैं। उपत्यका का क्या अर्थ है? उपत्यका का क्या अर्थ होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? देखो, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे कहते हैं उदयाचल। प्राणियों के पेट का एक अंग, ये तो नहीं है, पर्वत का शिखर भी नहीं है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका, तो जरूर याद रखना। और आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर क्या होगा? मिर्जापुर से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसके जो संपादक हैं कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की रचना कौन सी है? अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमार रासो। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुमार रासो। और इसको लिखा किसने है? दलपति विजय ने। अब देखो यहाँ पर जो आदिकाल है उसमें जो रचनाएं आई हैं मैक्सिमम उसमें रासो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर कोई ऐसी रचना है जिसमें रासो लिखा गया है तो मान लेना कि वो आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है कब? ये प्रश्न है। अगर आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है तो ये प्रश्न जरूर आप हल कर पाएंगे। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात,
मौन वाचन से पहले, और इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताओ, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है यहाँ पर पाठ योजना में उद्देश्य कथन। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला रात्रिचर होता है, मृत्यु का इच्छुक। तो यहाँ पर निरामिष का मतलब होता है मांस रहित भोजन, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको बिल्कुल इसका उत्तर पता होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था सन 1972 में। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में। उनकी रचना थी चिदम्बरा। और अज्ञेय को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए, और महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में प्रदान किया गया था। और यहाँ पर 2018 में अंग्रेजी के लिए अमितव घोष को, और 2019 में जो दिया गया था, 2019 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो 55वां था क्रम में, और ये मिला था किसको? अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को, अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत? तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो सहद शब्द है यह आगत के अंतर्गत आता है, यानी कि ये अन्य भाषाओं से लिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट है। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद जो है ये कामदेव, विष्णु, शिव या ब्रह्मा में किसका पर्याय है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विष्णु का एक नाम मुकुंद भी है। काहेरी नलिनी तुक मिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जयसी, रैदास, कबीर या फिर दादू? और इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कबीर दास। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चराचरम में कौन सा समास है? समास के बारे में भी पढ़ के जाना आप। और चराचरम में कौन सा समास है फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, चराचरम मतलब चर और अचर, तो और शब्द का इसमें लोप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास, यानी कि विकल्प बी। ठीक है, और इसी प्रकार के जो अन्य एग्जाम्पल होंगे जैसे कि जय पराजय, तो जय और पराजय, तो इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और शब्द का लोप हो जाता है, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, जो अष्टछाप के 8 कवि हैं, अगर वो आपने रटा हुआ है तब तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अष्टछाप के जो कवि होते हैं ये एक्चुअली में देखा जाए तो भक्तिकालीन कवि थे। इसमें 8 कवियों के नाम आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देखो, अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी, और इसमें जो वल्लभाचार्य थे उनके 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य आते हैं। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। विट्ठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। तो मैक्सिमम 6 लोगों के नाम में दास जुड़ा हुआ है, 2 लोगों के नाम में स्वामी जुड़ा हुआ है, और ये सभी लोग अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। इसमें नाभा दास का नाम नहीं आता है, तो विकल्प ए आपका सही हुआ। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? और ये जरूर आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, आचरण की सभ्यता। तो फ्रेंड्स ये सरदार पूर्ण सिंह रचना है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे आप? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या फिर रहस्य? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनिर्वचनीय का इसका मतलब क्या होता है? जो वाणी द्वारा व्यक्त न हो सके। भूषण किस काल के कवि हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूषण जो है ये किस काल के कवि हैं? तो फ्रेंड्स जो भूषण हैं ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। विकल्प सी इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल। और इनका जन्म 1613 में, 1715 में डेथ हुई। वीर रस के कवि माने जाते हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो देखो फ्रेंड्स, आप उच्चारण करो ट, ठ, ड और ढ। तो यहाँ पर क्या होगा? ये मूर्धन्य है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। देखो इसमें जो कंठ होता है ना, कंठ मतलब जिसका उच्चारण कंठ से हो, क वर्ग। तालव्य मतलब तालु का प्रयोग होता है, च वर्ग। मूर्धन्य मतलब जो टर वर्ग में आते हैं, और दंत मतलब दांतों के मूल से, इसमें त वर्ग, त, थ, द, ध।
ओष्ठ मतलब प वर्ग प फ ब ब, इसमें वोट्स जो आते हैं आपके ओष्ठ, उसका प्रयोग होता है। दंतोष्ठ का मतलब इसमें दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होता है, व और फ आते हैं। और स्वर यंत्री होते हैं, काकल जिन्हें कहा जाता है, ये ह होता है। तो ये आपको याद रखना है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो याद रखना कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। विकल्प बी आपका करेक्ट है। यह एक सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। गुरु मतलब आपको, अगर आपने पढ़ा होगा ये, तो आपको पता होगा कि गुरु का मतलब लघु और गुरु 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो उसमें अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नामक किसने प्रस्तावित किया था? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो फ्रेंड्स याद रखना कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विकल्प सी आपका करेक्ट हुआ। आदिकाल के अलग अलग नामकरण किए गए हैं, जैसे कि चारण काल कहा गया जॉर्ज गेरसन के द्वारा, प्रारंभिक काल कहा गया मिश्र बंधु के द्वारा, बीजोपन काल कहा गया आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, सिद्ध सामंत काल कहा गया राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, आदिकाल कहा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, संधि काल और चारण काल कहा गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। एक जरा सा डिफरेंस है, उसको याद रखना कि केवल चारण काल जॉर्ज गियर्सन, संधि काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। सारी चीज़ें समझी नहीं जाती हैं, कुछ चीज़ें रटी भी जाती हैं, ठीक है। और ये बताओ कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर भारतेंदु काल? सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही जवाब होगा रीतिकाल। जन्म हुआ 1689, मृत्यु हुई 1759। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे घनानंद। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप किसी न किसी स्टडी ग्रुप में जरूर जुड़े होंगे, तो वहाँ पर इस वीडियो आप शेयर कर देना और अपने दोस्तों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके सहयोग के लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।